हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्राइटेरिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा। जो आंसर आप लोग जानते हैं वो आप लोग खुद सोच सकते हैं और एक एक एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, लगातार हम आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह से वीडियो हम लगातार जब तक आपका 10th क्लास का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हम डालते रहेंगे। मैथ का भी आने वाले दिनों में डालेंगे, अभी थोड़ा साइंस का ही लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। ठीक है, ताकि वो भी पढ़ रहे आप भी पढ़ सके। कलम कॉपी लेकर जरूर बैठें दोस्तों, ताकि आपको जो नहीं मालूम है उसको आप नोट कर सकें और उसको फिर याद कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में नीला है, बी में बैंगनी है, सी में लाल है, डी में हरा है। बात को समझें दोस्तों, दृश्य प्रकाश किसे कहा जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जो अपना है वही दृश्य प्रकाश है। बात को समझे, दृश्य प्रकाश कौन है, तो सूर्य का प्रकाश ही दृश्य प्रकाश है। तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों कि कौन सा कलर सबसे अधिक दूरी तक तय कर सकता है। ठीक है, इस तरह से तरंगदैर्घ्य की परिभाषा के रूप में बताया गया। शीर्षों गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, खैर ये सब अलग टॉपिक हो जाता है, केवल हमको जो है इस वीडियो में इसका आंसर चाहिए। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों अधिकतम होता है। ध्यान रखेंगे, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, किस प्रकाश के किस रंग का, वर्ण का मतलब होता है रंग दोस्तों। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। वर्ण का मतलब रंग होता है दोस्तों। किस वर्ण का रंग तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल रंग का। शेष ऑप्शन की बात करें, नीला, बैंगनी, हरा, तो देखिए दोस्तों, आपको लाल और बैंगनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर जो तरंगदैर्घ्य अधिकतम पूछा था, तरंगदैर्घ्य अधिकतम तो लाल का होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है, जो ध्यान देखें, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम किसका होता है अगर जो पूछ ले, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है वो बैंगनी होता है। दोस्तों आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखें इसको। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का। अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग का। इसके अलावे हम यहाँ पे 2 पॉइंट और भी बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। विचलन कोण पूछा जाता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, जो ध्यान से देख लें, सबसे अधिक विचलन की बात करता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर बैंगनी होता है। आप लोग ध्यान से देखें, किसका विचलन सबसे अधिक होगा, बैंगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होगा, तो लाल रंग का होगा सबसे कम विचलन। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तरंगदैर्घ्य की बात करेगा तो अधिकतम लाल का, न्यूनतम बैंगनी का, लेकिन विचलन की बात करेगा तो अधिकतम बैंगनी का और लाल का न्यूनतम होता है। शेष ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो देखिए, प्रकाश के 3 रंगों लाल, हरा और नीला, ध्यान रखें दोस्तों, प्रकाश लाल, हरा, नीला रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। आप लोग इसको भी ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रंग निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखें दोस्तों, लाल, हरा, नीला, क्या कौन, लाल, हरा, नीला, 3 रंग है, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। और इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन में आएगा वो प्राथमिक रंग नहीं होगा। इधर ध्यान रखें दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला पूछेगा तो लाल रंग है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश तो बैंगनी रंग है, लेकिन विचलन सबसे अधिक बैंगनी का ही होता है, लेकिन विचलन सबसे कम लाल का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है आपके एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ध्यान से देखें, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या क्या मुक्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, ये सभी। तो इसका आंसर बता दें दोस्तों, ये सभी मुक्त होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक व्याख्या। पहले देखिए दोस्तों, ग्लूकोज, इसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H12O6। पूर्ण ऑक्सीकरण यानी पूरी तरह से ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप ये भी ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के किस भाग में पूर्ण ऑक्सीकरण पहले होता है, आप ये ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगा, ये सभी इसके आंसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ा सा
इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन श्वसन से संबंधित है, श्वसन बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, वहां उससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका पूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। ग्लूकोज, इसका समीकरण लिखने वाले हैं। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कराना है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएगा तो ग्लूकोज का अनुसूत्र लिख लीजिए पहले C6H12O6। अब ऑक्सीकरण कराना है तो ऑक्सीजन दे दीजिए, तभी होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। एंजाइमों की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। क्या क्या बनेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। ऊर्जा मुक्त होती है किसके दौरान? श्वसन के दौरान होता है। कहाँ ये प्रोसेस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग, ग्लूकोज ऑक्सीकरण के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में कितना ऊर्जा मुक्त होता है दोस्तों? 38 एटीपी ऊर्जा हमारे शरीर में पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। ध्यान रखेंगे, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। वो हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडियोनोसिन। ध्यान से देखें, एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से हो गया प्यारे दोस्तों एडियोनोसिन, टी से होता है ट्राइफॉस, पी से होता है फॉस्फेट, तो इसका पूर्ण रूप हो गया एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान से देखें, एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप क्या हो गया? एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो होती है उसी के रूप में एटीपी के रूप में संचित रहती है। हमारे शरीर में पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या क्या पदार्थ मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, ठीक है। कहाँ होता है पूर्ण ऑक्सीकरण? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा तीनों मुक्त होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से पूर्ण ऑक्सीकरण के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी, ठीक है। आप लोग नहीं जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते जरूर कॉपी में नोट करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कहता है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ध्यान दीजिएगा शब्द पर, अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, एवं भी दोनों, यानी अवतल उत्तल दोनों, या फिर बाइफोकल लेंस को? आप लोग अपने अनुसार आंसर सोच लिए होंगे दोस्तों। अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। ध्यान से रखें, अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। अपसारी में होता है क्या? तो किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है। ध्यान से देखें दोस्तों, इस तरह से एक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है। इस तरह के डिजाइन को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार का दोस्तों, एक है अपसारी किरण पुंज, एक है अभिसारी किरण पुंज जिसमें किरणें आगे बढ़कर एक बिंदु पर मिलती चली जाती है, ये हुआ आपका अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। ये हुआ अभिसारी किरण पुंज। और एक और होता है जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होकर चलती है, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है दोस्तों। तो अपसारी किरण पुंज किसे, अपसारी किरण पुंज देने की वजह से अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो यह ऑप्शन ए हो गया अवतल लेंस, ठीक है। वहीं अगले बात की करें, उत्तल लेंस को कहा जाता है दोस्तों अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। ध्यान से रखेंगे आप ये लोग याद, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। करता क्या है जो ध्यान से देख लें, अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, ठीक है। अवतल लेंस से किरणें का अपवर्तन होने के बाद वो किरणों को फैलाता है, जबकि उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसके जैसा। अवतल लेंस इसके जैसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस इसके जैसा व्यवहार करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको अपसारी लेंस के बारे में पता चला होगा, अवतल लेंस है और उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस है। अगर जो और इनकी खूबियों को देखें दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ध्यान से देखें, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस की सहायता से किया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वो किताब या अखबार को आंख के नजदीक लाके पढ़ते हैं, ठीक है। किताब या अखबार को जिस व्यक्ति को देखे कि आंखें इस तरह से लाके पढ़ रहे हैं, इस तरह से लाके पढ़ रहे हैं किताब या अखबार को, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो चुका है, ठीक है। उत्तल लेंस की बात करें, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है।
उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ध्यान से देखें, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, किताब या अखबार को इस तरह से दूर रख करके पढ़ेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले आंख के नजदीक लाके पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किताब या अखबार को आंख के दूर रख के पढ़ेंगे, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के किया जाता है। अब बाइफोकल लेंस देख लेंगे दोस्तों। बाइफोकल लेंस इसी को कहा जाता है द्विफॉक्सी लेंस। ध्यान से देखें, बाइफोकल लेंस या इसी को कहा जाता है द्विफॉक्सी लेंस। बाइफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने में, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है बाइफोकल या द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग। बाइफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर जो बाइफोकल लेंस की बात कर लें तो इसका बनावट इस तरह से होता है, आप लोग देखे होंगे गांधी जी का चश्मा या फिर किसी अन्य व्यक्ति का, तो इस तरह से डिजाइनिंग होता है। आपको यहाँ पर इस तरह से नजदीक वाला दिखाई पड़ेगा। ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसका उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने में किया जाता है, यानी जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो चुका है, दूर दृष्टि दोष इस वाला भाग को होता है उत्तल। ध्यान से देखें, बाइफोकल या जरा दृष्टि दोष में द्विफॉक्सी लेंस में क्या होता है, नीचे का भाग उत्तल होता है, नीचे का भाग उत्तल होता है और ऊपर का भाग अवतल होता है। ऊपर का भाग क्या होता है दोस्तों, अवतल होता है। ध्यान से सुने, ऊपर वाले उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने में, नीचे वाले को उपयोग किया जाता है नजदीक की वस्तुओं को देखने में। नजदीक की वस्तु देख रहा है यानी उसको नजदीक का बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यानी दूर दृष्टि दोष वाला हो गया। और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से, ठीक है। ऊपर वाले उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने में। दूर की वस्तु उसे नहीं दिखता जिसके निकट दृष्टि दोष हो चुका है, और निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखें, जरा दृष्टि दोष का उपचार द्विफॉक्सी बाइफोकल लेंस के किया जाता है। द्विफॉक्सी बाइफोकल लेंस में ऊपर का भाग अवतल, नीचे का भाग उत्तल होता है। ऊपर के भाग का उपयोग दूर की वस्तुओं को, नीचे के भाग का उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, मेरे उम्मीद से 3 नंबर क्वेश्चन में आपको काफी ज्यादा जानकारी मिला होगा, ठीक है। जो जरूरत आपको लगता है कि यहाँ पे आपको जानकारी कम है तो उसको आप लोग नोट जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले दोस्तों आप लोग। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। हम एक ही चीज समझाएंगे, स्टार्च क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख ले, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस में आयोडीन का, सैफरेनिन का, एओसिन का, मेथिलीन का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख ले, आयोडीन, सैफरेनिन, एओसिन, मेथिलीन। तो मेरे ख्याल से सैफरेनिन, एओसिन, मेथिलीन, मेथिलीन का चलिए ठीक है, नाम सुना सा लग रहा होगा, लेकिन सैफरेनिन, एओसिनिन ये सब बहुत ही खतरनाक नाम है, ठीक है। पहली बार हो सकता है कई लोग सुने होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा तो यही वाला विचार था, ठीक है। खैर देखिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर आयोडीन होगा, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं स्टार्च क्या होता है। तो देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, भोजन तैयार करते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन उसका भोजन जो है किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। उनका भोजन जो है किस रूप में, पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है दोस्तों, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब पेड़ पौधों में, पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, तो इसका जांच करने के लिए, ठीक है, आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। ये करता क्या है, अगर आयोडीन का घोल डालेगा तो स्टार्च से रिएक्शन करके आयोडीन का घोल, ऐसे स्टार्च होता है हरा कलर का, किस कलर का, हरा कलर का, लेकिन आयोडीन स्टार्च से अभिक्रिया करके उसको नीला कलर में बदल देता है। ध्यान से सुने, स्टार्च आयोडीन से अभिक्रिया करके किस रंग में बदल देता है, नीला कलर में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन जो होता है स्टार्च से अभिक्रिया करके नीला रंग में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बाकी ऑप्शन की बात ना कर ले, ठीक है, ये सब बहुत ही खतरनाक नाम है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आयोडीन अपना याद रखना है, इन सब ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए आयोडीन का घोल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन स्टार्च से अभिक्रिया करके हरा कलर को नीला। यहाँ आयोडीन की बात कर ले दोस्तों, तो आयोडीन एक आध्यात्मिक तत्व है, इसका संकेत आई होता है। ध्यान से देखें,
आयोडीन क्या है? आधात्विक तत्व, इसका संकेत आई होता है। ठीक है, आयोडीन एक आधात्विक तत्व, इसका संकेत आई होता है। परमाणु संख्या आयोडीन का आपका 53 होता है। परमाणु भार की बात कर लें तो इसका 127 होता है। ठीक है, आयोडीन जो हो गया आपका एक आधात्विक तत्व है, इसका संकेत आई होता है। परमाणु संख्या 53 है, द्रव्यमान संख्या 127 है। आयोडीन आपको वर्ग संख्या आवर्त सारणी के किस वर्ग में मिलेगा? तो आपको वर्ग संख्या 17 में मिल जाएगा। किस वर्ग में मिलेगा दोस्तों? आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 17 में मिलेगा। वर्ग संख्या 17 को हैलोजन तत्व कहा जाता है। ध्यान से रखें, ध्यान दें, हैलोजन तत्व कहा जाता है वर्ग संख्या 17 के तत्व को। वर्ग संख्या 17 के तत्वों में अब हैलोजन तत्व कहा जाता है। इसमें 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें एक तत्व अपना आयोडीन है। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसमें एक तत्व अपना आयोडीन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है उसे समझने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वाट है कि जूल है कि वेबर है कि न्यूटन है? मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों, वेबर है इसका मात्रक। ठीक है, WEB से सूचित किया जाता है वेबर को, WEB, वेबर इसका मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है जो देख ले दोस्तों, किसी भी कोई अगर जो चुंबक है तो चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है। क्या उत्पन्न हुआ रहता है? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है। उस चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न रहता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग ऐसे समझ लें कि चुंबक के चारों ओर आप कोई भी लोहा धातुक पदार्थ ले जाएंगे तो जहां से चुंबक उस पदार्थ को खींचना शुरू कर देता है वहां से समझ लें कि चुंबकीय क्षेत्र इसका स्टार्ट हो गया। चुंबक अगर जो यहाँ छोटा सा है, यहाँ पे आप लोहा रखिएगा तो खींच पाए, बहुत कम चांसेस। लेकिन जैसे जैसे इसको नजदीक लाएंगे तो ये आपको फील होगा कि ये उसको खींचने लग गया है। तो जब से आपको फील होने लग जाता है कि खींचने लग गया है तो वहां समझ लें चुंबकीय क्षेत्र इसका स्टार्ट हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? चुंबकीय रेखाएं होती है। ठीक है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, उसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बस कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स बस उसी को कहा जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र से जितनी अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये बस चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। देखिए आपको इसका मात्रक ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 10th क्लास के एग्जाम में इसका सिलेबस है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन 2023 के मैट्रिक बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो वेबर इसका मात्रक याद रखेंगे। अन्य मात्रक ये सभी देखिए, सभी तो आपके मात्रक ही हैं। वाट की बात कर लें दोस्तों तो वाट आपका शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? वाट जो है आपका शक्ति का मात्रक वाट होता है। ध्यान रखिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जूल की बात कर ले दोस्तों तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, और एक और भी होता है उष्मा। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा तीनों का मात्रक जूल है। कार्य, ऊर्जा, उष्मा तीनों का मात्रक जूल है। हालांकि कार्य, ऊर्जा का अन्य मात्रक भी होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? तो इसके बारे में बहुत फेमस है, बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, लेकिन एक का और मात्रक भी है न्यूटन। किसका है? भार का मात्रक भी न्यूटन है दोस्तों। ठीक है, वेबर किसका मात्रक हो गया? तो चुंबकीय फ्लक्स का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। जूल किसका मात्रक है? कार्य, ऊर्जा, उष्मा। ध्यान दें यहाँ पे 3 चीज आ रहा है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, तीनों का मात्रक जूल होता है। तीनों में से कोई पूछ ले आप लोग जूल लगा सकते हैं। ठीक है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का भी, भार का भी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें से मेनली रूप से क्वेश्चन थे और मैंने कोशिश किया कि हर एक ऑप्शन के बारे में बताया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर जो आप नए हैं तो। ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।